अजय, तुम जैसे अंधे के लिए ये काम कर पाना असंभव है। महाराज, इस काम को करने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि तेज दिमाग की जरूरत है। मैं ये कर दिखाऊंगा। ऐसा कौन सा कार्य था जो राजा ने एक अंधे व्यक्ति को सौंपा, और क्या वो अंधा व्यक्ति उस कार्य को कर पाया? दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले जयपुर नाम के समृद्ध राज्य में एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे में एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी रहता था। उसका नाम था गोविंद सिंह। वो गन्ने और गुड़ का व्यापार करता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान और गोदाम था, जहां दूर दूर से लोग गन्ना और गुड़ खरीदने आते थे। गोविंद सिंह अपने व्यापार के साथ साथ अपने परिवार से भी बहुत प्रेम करता था। उसके 3 बेटे थे, रोहित, विजय और सबसे छोटा अजय। रोहित और विजय बिल्कुल स्वस्थ थे। गोविंद सिंह, लेकिन जब अजय पैदा हुआ तो कुछ ही समय बाद ये पता चला कि उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ये सुनकर और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अजय को बोझ नहीं समझा। गोविंद सिंह हमेशा अपने बेटों से कहा करता था, बेटो, याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी आंखों में नहीं, उसके दिल और दिमाग में होती है। अजय तुम्हारा छोटा भाई है, उसका हमेशा साथ देना। बचपन में तीनों भाई साथ खेलते कूदते बड़े हुए। रोहित और विजय दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी किनारे खेलते, जबकि अजय उनके पीछे चलता। उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। वो आवाज से पहचान लेता था कि कौन कहाँ खड़ा है। कई बार तो वो ऐसी बातें समझ जाता था जो उसके बड़े भाई भी नहीं समझ पाते थे। जब तीनों भाई थोड़े बड़े हुए तो गोविंद सिंह उन्हें अपने व्यापार में साथ ले जाने लगा। रोहन और विजय दुकान पर ग्राहकों से सौदा करते, गन्नों को तोलते और गोदाम का काम संभालते। अजय भी पीछे नहीं रहता था। वो गन्नों को छांटता, रस्सियां बांधता और आवाज से पहचान लेता कि कौन ग्राहक आया है। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। बंसी ने सिर्फ उसकी आवाज सुनकर कहा, भैया, ये वही ग्राहक हैं जो पिछली बार 10 गट्ठर गन्ने लेकर गए थे। रोहित ने हैरानी से ग्राहक की ओर देखा और सच में वही व्यक्ति था। गोविंद सिंह मुस्कुराकर बोला, देखा, मेरा अजय आंखों से नहीं, अपने दिमाग से देखता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों भाई जवान हो गए। गोविंद सिंह ने अपने दोनों बड़े बेटों रोहित और विजय की शादी कर दी। शुरू शुरू में घर का माहौल बहुत अच्छा था। घर में रौनक बढ़ गई थी और सब लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दोनों बहुओं को बंसी खटकने लगा। उन्हें लगता था कि अजय घर में रहकर बस खाना खाता है और कोई बड़ा काम नहीं करता। एक दिन बड़ी बहू ने रोहित से कहा, सुनते हो, ये अजय कब तक घर में बैठकर रोटियां खाता रहेगा? रोहित ने कहा, वो मेरा छोटा भाई है और फिर वो अंधा है, वो क्या कर सकता है? लेकिन बहू ने नाराज होकर कहा, तो क्या सारी उम्र हम ही उसका बोझ उठाते रहेंगे? धीरे धीरे दोनों बहुएं अपने पतियों के कान भरने लगी। इसी बीच कुछ समय बाद एक बड़ी विपत्ति आ गई। एक दिन अचानक गोविंद सिंह की तबीयत बिगड़ गई। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में गोविंद सिंह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पिता की मृत्यु से तीनों भाई बहुत दुखी थे, लेकिन गोविंद सिंह के जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अब व्यापार और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह रोहित और विजय पर आ गई थी। उधर दोनों बहुएं अब खुलकर कहने लगी, अब तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, अब इस घर में एक और आदमी का खर्च उठाना आसान नहीं है। धीरे धीरे रोहित और विजय का मन भी बदलने लगा। एक शाम दोनों भाइयों ने अजय को बुलाया। रोहित ने कठोर स्वर में कहा, अजय, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे अपना गुजारा खुद करना होगा। अजय ये सुनकर घबरा गया। उसने धीरे से कहा, भैया, मैं अंधा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? विजय ने ठंडे स्वर में कहा, हमें नहीं पता, लेकिन अब तू हमारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर अजय का दिल टूट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं दुकान पर बैठ जाऊंगा, गन्ने छांट दूंगा, बस मुझे घर से मत निकालो।
लेकिन दोनों भाइयों के दिल अब कठोर हो चुके थे। गुस्से में आकर उन्होंने अजय को घर से बाहर धक्का दे दिया। अजय लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में कुछ गन्ने थे जिन्हें वह दुकान के लिए छांट रहा था। अजय ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठा, गन्नों का गट्ठर सिर पर रखा और घर से बाहर निकल गया। गांव की पगडंडी पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब उसके सामने न घर था न सहारा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ ऐसा लिखा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। यही अजय, जिसे आज उसके अपने घर से निकाल दिया गया था, एक दिन पूरे प्रताप नगर की किस्मत बदलने वाला था। घर से निकाले जाने के बाद अजय कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में दर्द भी था और खालीपन भी। जिस घर में उसने बचपन बिताया था, उसी घर के दरवाजे आज उसके लिए बंद हो चुके थे। लेकिन अजय ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से खुद से कहा, अगर भगवान ने आंखें नहीं दी तो जरूर कोई और ताकत दी होगी। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने हाथों से गन्नों का गट्ठर संभाला और गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चलने लगा। अब उसके पास कोई घर नहीं था, लेकिन उसके पास मेहनत करने का साहस जरूर था। कुछ दूर चलने के बाद वो पास के गांव के छोटे से बाजार में पहुंच गया। वहां लोगों की आवाजें, बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट और दुकानदारों की पुकार से पूरा बाजार गूंज रहा था। अजय ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, ताजे गन्ने ले लो, मीठे गन्ने। शुरू में लोग उसे देखकर हैरान हुए। एक आदमी बोला, अरे ये तो अंधा लड़का है, ये गन्ने कैसे बेच रहा है? लेकिन कुछ ही देर में लोगों को समझ आ गया कि अजय मेहनती है और ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उससे गन्ने खरीद लिए। शाम होते होते उसके लगभग सारे गन्ने बिक गए। अजय को पहली बार महसूस हुआ कि वह अपने दम पर भी जी सकता है। उस दिन के बाद अजय का यही काम बन गया। वो सुबह गन्ने लेकर अलग अलग गांवों के बाजारों में जाता और शाम तक उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे लोग अजय को पहचानने लगे। लोग कहते, ये वही अंधा लड़का है जो कभी धोखा नहीं देता। अजय हमेशा सही तोल करता और जितना पैसा बनता उतना ही लेता। एक दिन सुबह सुबह अजय गन्नों का गट्ठर सिर पर रखकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उस रास्ते के आसपास घने पेड़ थे और हवा में हल्की ठंडक थी। तभी उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में घोड़ा उसके पास आकर रुक गया। घोड़े पर बैठा व्यक्ति शायद कोई अमीर आदमी था। उसके कपड़ों से हल्की सुगंध आ रही थी और उसकी आवाज में अधिकार का भाव था। उस आदमी ने कहा, अरे भाई जरा ठहरो। अजय रुक गया और बोला, जी मालिक, क्या आपको गन्ने चाहिए? लेकिन पहले घोड़े से नीचे तो उतरिए। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं घोड़े पर हूं? अजय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, घोड़े की टापों की आवाज से और घोड़े की सांसों की आवाज से समझ गया। ये सुनकर वह आदमी थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा, मुझे कुछ गन्ने दे दो। अजय ने अपने गन्नों में से कुछ गन्ने निकालकर उसे दे दिए। उस आदमी ने अजय को कुछ सिक्के दिए। अजय ने जैसे ही सिक्के हाथ में लिए, वो थोड़ी देर उन्हें टटोलता रहा। फिर धीरे से बोला, मालिक, ये तो सोने के सिक्के हैं। वो आदमी चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अजय ने शांत स्वर में कहा, सिक्कों का वजन, उनकी खनक और उन पर बने चिन्ह बता रहे हैं कि ये साधारण सिक्के नहीं हैं। फिर अजय कुछ क्षण चुप रहा और बोला, और एक बात और, आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं। उस आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर मैं कौन हूं? अजय बोला, आप जरूर इस राज्य के कोई बड़े अधिकारी या शायद राजा ही होंगे। ये सुनकर वो आदमी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि अजय की बात बिल्कुल सच थी। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रपुरा नगर के राजा चंद्रदत्त थे। उस दिन राजा साधारण वेश में अपने राज्य का हाल जानने निकले थे। राजा चंद्रदत्त अजय की बुद्धिमानी और समझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अजय, तुम सच में बहुत समझदार हो। अजय ने विनम्रता से कहा, महाराज, जब आंखें नहीं होती तो इंसान को दुनिया को समझने के लिए अपने बाकी इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है।
राजा कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी। अजय ने धीरे से पूछा, महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या राज्य में कोई बड़ी समस्या है? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ अजय, बहुत बड़ी समस्या है और शायद अब उसकी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। अजय ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण अंधा आदमी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? राजा ने कहा, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है। फिर राजा ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो ना सिर्फ एक इंसान की बल्कि पूरे राज्य की जान बच सकती है। अजय कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसे याद आया कि कैसे उसके अपने ही भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था। अब वही अजय किसी के काम आ सकता था। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मेरे कारण किसी की जान बच सकती है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। राजा चंद्रदत्त के चेहरे पर पहली बार राहत की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो, तुम्हें सारी बात राजमहल में बताई जाएगी। अजय ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहा है वो रास्ता उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और वही रास्ता आगे चलकर उसे उस रहस्यमय जंगल और दिव्य चंदन वृक्ष तक ले जाएगा जहां से पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। राजा चंद्रदत्त अजय को अपने साथ राजमहल ले आए। अजय ने जीवन में पहली बार इतने बड़े स्थान का वातावरण महसूस किया था। उसे दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन महल के भीतर की आवाजें, सैनिकों के कदमों की गूंज, दरबारियों की धीमी बातचीत और विशाल आंगन की खुली हवा से उसे अंदाजा हो गया कि वो किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण स्थान पर आ चुका है। राजा ने उसे आदर के साथ अंदर बुलाया और कहा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अजय शांत भाव से उनके पीछे पीछे चलता हुआ राज दरबार तक पहुंचा। दरबार में कई मंत्री, सैनिक और विद्वान बैठे हुए थे। उनके बीच एक वृद्ध और तेजस्वी व्यक्ति भी बैठे थे। वही थे राजगुरु। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की गहराई झलक रही थी। राजा चंद्रदत्त ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि यही वह युवक है जिसकी उन्हें तलाश थी। अजय ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर राजा को उसकी जरूरत क्यों पड़ गई। राजा ने अजय को अपने पास बैठाया और धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, उनकी एक ही संतान है, राजकुमारी चंद्रकला। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की भी थी। उसे शास्त्रों का ज्ञान था और वह घुड़सवारी तथा धनुर्विद्या में भी निपुण थी। पूरे राज्य के लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन राजकुमारी चंद्रकला अपनी कुछ सहेलियों के साथ जंगल में घूमने गई थी। चलते चलते वे एक बहुत शांत और सुंदर स्थान पर पहुंची, जहां एक पवित्र सरोवर था। उस सरोवर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र माना जाता था। गर्मी का दिन था, इसलिए राजकुमारी हंसते खेलते उस सरोवर में स्नान करने लगी। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उसी सरोवर के किनारे एक महान ऋषि गहरी ध्यान साधना में लीन बैठे हुए थे। सहेलियों की हंसी, पानी की छींटों और शोर से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। कुछ क्षणों बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पवित्र स्थान की मर्यादा भंग हो चुकी है। ऋषि का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह स्थान तप और साधना की भूमि है। यहाँ इस प्रकार शोर और असावधानी करना बहुत बड़ा अपराध है। राजकुमारी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगी और कहा कि ये सब अनजाने में हुआ है। लेकिन उस समय ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अहंकार और असावधानी का परिणाम हमेशा भयानक होता है। अब इस राज्य को इसका परिणाम भुगतना होगा। इतना कहकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि शीघ्र ही इस राज्य में एक भयानक रोग फैल जाएगा और स्वयं राजकुमारी भी उस रोग से पीड़ित होंगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। राजकुमारी चंद्रकला भयभीत होकर महल लौट आई। जब ये बात राजा चंद्रदत्त को पता चली तो वे बहुत चिंतित हो गए। शुरू में उन्हें लगा कि शायद ऋषि का क्रोध समय के साथ शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी चंद्रकला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी।
उसके शरीर में अजीब प्रकार की पीड़ा होने लगी और धीरे धीरे उसकी सुंदरता भी फीकी पड़ने लगी। राजा ने तुरंत राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया। देश विदेश से भी चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन किसी के पास उस बीमारी का इलाज नहीं था। धीरे धीरे वही बीमारी राज्य के कुछ अन्य लोगों में भी दिखाई देने लगी। लोगों के शरीर पर काले धब्बे उभरने लगे और वे भयानक पीड़ा से कराहने लगे। पूरा राज्य भय और चिंता में डूब गया। तब राजा चंद्रदत्त ने अपने दरबार में राजगुरु को बुलाया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। राजगुरु ने ध्यान लगाकर इस रहस्य को समझने की कोशिश की। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि ऋषि के श्राप का परिणाम है। उन्होंने बताया कि इस श्राप से मुक्ति का मार्ग अवश्य है, लेकिन वह मार्ग बहुत कठिन है। राजगुरु ने कहा कि इस श्राप की मुक्ति केवल एक विशेष औषधि से हो सकती है, और वह औषधि एक दिव्य चंदन वृक्ष की छाल से बन सकती है। लेकिन वह वृक्ष साधारण स्थान पर नहीं है, वह एक दूर स्थित घने और रहस्यमय जंगल की गुफा में है। उस स्थान तक पहुंचना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां अनेक खतरे और जंगली जीव रहते हैं। लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि उस दिव्य चंदन वृक्ष को हर कोई नहीं देख सकता। राजगुरु ने कहा कि उस वृक्ष को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसने इस दुनिया को कभी अपनी आंखों से ना देखा हो। राजा चंद्रदत्त कई दिनों तक अपने राज्य में ऐसे व्यक्ति की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इस शर्त को पूरा कर सके। आज जब रास्ते में उनकी मुलाकात अजय से हुई और उन्हें पता चला कि वह जन्म से अंधा है, तब उन्हें लगा कि शायद भगवान ने ही इसे इस काम के लिए भेजा है। राजा ने अजय की ओर देखते हुए कहा, अजय, अब पूरे राज्य की उम्मीद तुम पर टिकी है। अजय कुछ देर तक चुप रहा। उसे याद आया कि कैसे उसके अपने भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसके जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है। कुछ क्षणों के बाद अजय ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मेरी कोशिश से किसी की जान बच सकती है तो मैं यह काम जरूर करूंगा। राजा और राजगुरु दोनों उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए। राजगुरु ने कहा कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन साहस और धैर्य से वह उस चंदन वृक्ष तक पहुंच सकता है। उस रात राजमहल में अजय की यात्रा की तैयारी होने लगी। किसी को नहीं पता था कि आगे उसके सामने कैसी कठिनाइयां आने वाली हैं, लेकिन इतना निश्चित था कि अगले दिन शुरू होने वाली यह यात्रा केवल अजय की नहीं, बल्कि पूरे चंद्रपुरा नगर के भविष्य की यात्रा होने वाली थी। अगली सुबह राजमहल में एक अलग ही वातावरण था। महल के आंगन में हलचल थी, लेकिन हर किसी के चेहरे पर चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। सभी जानते थे कि आज अजय एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला है जिस पर पूरे चंद्रपुरा नगर की उम्मीद टिकी हुई है। राजगुरु ने अजय को अपने पास बुलाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि जिस जंगल में उसे जाना है वो साधारण जंगल नहीं है। वहां रास्ते कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं, जंगली जानवरों का खतरा रहता है और कई बार डर इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है। इसीलिए इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज होगी धैर्य, साहस और विश्वास। राजा चंद्रदत्त ने अपने अस्तबल से एक बहुत समझदार और तेज घोड़ा मंगवाया। वो घोड़ा कई युद्धों और लंबी यात्राओं में राजा का साथ दे चुका था। राजा ने अजय से कहा कि ये घोड़ा रास्ता पहचानने में माहिर है और उसे जंगल के भीतर तक सुरक्षित पहुंचा देगा। अजय ने राजा चंद्रदत्त और राजगुरु को प्रणाम किया। उसके मन में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा उसके भीतर साहस था। कुछ ही देर बाद अजय घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। सैनिकों और दरबारियों ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। धीरे धीरे महल की आवाजें पीछे छूटती गईं और रास्ता शांत होता गया। काफी देर तक यात्रा करने के बाद अजय उस घने जंगल के पास पहुंच गया। जंगल के अंदर वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा पेड़ों की शाखाओं से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। कहीं दूर से जंगली पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अजय को दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। वो हवा की दिशा, मिट्टी की खुशबू और पेड़ों की सरसराहट से अंदाजा लगा रहा था कि वो जंगल के और भीतर पहुंचता जा रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक उसे किसी जानवर की धीमी कराह सुनाई दी। अजय तुरंत रुक गया। उसने ध्यान से सुना
और आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वहां एक घायल हिरण पड़ा हुआ है। उसके पैर में एक बड़ा कांटा घुसा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। अजय ने बिना देर किए घुटनों के बल बैठकर हिरण के पैर को टटोला और सावधानी से कांटा निकाल दिया। कुछ ही क्षणों में हिरण की कराह बंद हो गई। हिरण धीरे धीरे खड़ा हुआ और कुछ पल तक अजय के आसपास घूमता रहा, मानो उसका धन्यवाद कर रहा हो। फिर वो हिरण आगे बढ़ा और कुछ दूरी तक चलता हुआ जैसे अजय को रास्ता दिखाने लगा। अजय को महसूस हुआ कि हिरण उसे जंगल के भीतर सही दिशा में ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद हिरण अचानक जंगल में गायब हो गया। अजय मुस्कुराया और बोला, लगता है भगवान ने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेजा था। अब अजय आगे बढ़ता रहा, लेकिन जंगल के अंदर एक जगह पहुंचकर उसे लगा कि रास्ता 3 दिशाओं में बंट गया है। चारों तरफ घना सन्नाटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। तभी उसे राजगुरु की बात याद आई। राजगुरु ने कहा था कि उस दिव्य चंदन वृक्ष तक पहुंचने का सबसे बड़ा संकेत चंदन की हल्की खुशबू होगी। अजय ने कुछ क्षण आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में एक हल्की सी सुगंध थी। वो समझ गया कि सही रास्ता कौन सा है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद घोड़ा अचानक रुक गया। अजय ने ध्यान से सुना। सामने कहीं से ठंडी हवा आ रही थी और चंदन की खुशबू अब और तेज हो गई थी। उसे समझ आ गया कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। उसने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उसके पैरों के नीचे पत्थरों की आवाज गूंजने लगी। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी गुफा के मुहाने पर खड़ा है। गुफा के अंदर से चंदन की सुगंध लगातार आ रही थी, लेकिन उसी समय गुफा के भीतर से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई विशाल जीव उस गुफा की रक्षा कर रहा हो। अजय कुछ क्षण के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने अपने मन को मजबूत किया। उसे पता था कि वो यहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों। धीरे धीरे वो गुफा के भीतर कदम बढ़ाने लगा। गुफा के अंदर गहरा सन्नाटा था। अजय सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों की हल्की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हवा में चंदन की खुशबू इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। कुछ ही क्षणों में उसे समझ आ गया कि गुफा के अंदर कोई बड़ा और खतरनाक जीव मौजूद है। धीरे धीरे उस जीव के कदमों की आवाज पास आने लगी। कुछ ही देर में वह विशाल जीव गुफा के भीतर से बाहर आया और अजय के सामने खड़ा हो गया। वो एक विशाल जंगली भालू था जो उस गुफा और वहां खड़े दिव्य चंदन वृक्ष की रक्षा कर रहा था। भालू की भारी सांसों और गुर्राहट से पूरा वातावरण डरावना हो गया, लेकिन अजय ने अपने मन को शांत रखा। उसे राजगुरु की बात याद आई, डर के आगे ही मंजिल होती है। अजय ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं अपने राज्य के लोगों को बचाने आया हूँ। भालू कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा, मानो वह अजय के स्वर और उसके मन की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद भालू की गुर्राहट धीमी हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हट गया और गुफा के एक कोने में जाकर बैठ गया। अब रास्ता खुल चुका था। अजय सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद उसके हाथ एक विशाल वृक्ष के तने से टकराए। जैसे ही उसने उस वृक्ष को छुआ, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उस तने से चंदन की अद्भुत सुगंध निकल रही थी। अजय समझ गया कि यही वो दिव्य चंदन वृक्ष है जिसकी छाल से पूरे राज्य को बचाया जा सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी छुरी निकाली और बहुत सावधानी से उस वृक्ष की थोड़ी सी छाल निकाल ली। जैसे ही वो छाल उसके हाथ में आई, एक अद्भुत घटना घटी। अजय को अपनी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। कुछ ही क्षणों में उसके सामने हल्की सी रोशनी चमकने लगी। अजय चौंक गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कई वर्षों के बाद उसने पहली बार इस दुनिया को देखा। गुफा की दीवारें, सामने खड़ा चंदन का वृक्ष और उसके आसपास का वातावरण, सब कुछ उसे दिखाई देने लगा। और यह उस चंदन वृक्ष का ही चमत्कार था कि उसके स्पर्श मात्र से अजय की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया।
लेकिन उसे याद था कि उसका असली काम अभी बाकी है। उसे जल्द से जल्द ये छाल लेकर राज्य लौटना था। अजय गुफा से बाहर आया और घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। उधर महल में राजा चंद्रदत्त और राजगुरु बड़ी चिंता में थे। उन्हें डर था कि कहीं अजय के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। तभी महल के द्वार पर सैनिकों ने आकर सूचना दी, महाराज अजय लौट आया है। ये सुनकर राजा तुरंत महल के द्वार की ओर दौड़े। जब उन्होंने अजय को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अजय ने उनके हाथों में चंदन की छाल सौंप दी। राजवैद्य को तुरंत बुलाया गया। उसने उस छाल से औषधि तैयार की और राजकुमारी चंद्रकला को पिलाई। कुछ ही समय में राजकुमारी की हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसी औषधि से राज्य के बाकी बीमार लोगों का भी इलाज किया गया और सभी लोग ठीक हो गए। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग अजय की बहादुरी और त्याग की प्रशंसा करने लगे। राजा चंद्रदत्त ने दरबार में घोषणा की कि अजय ने न केवल राजकुमारी बल्कि पूरे राज्य को बचाया है। उन्होंने कहा, आज से अजय इस राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। कुछ समय बाद राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रकला का विवाह अजय से करने की घोषणा की। पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। अजय अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा, वो पूरे राज्य का प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। जब उसके दोनों बड़े भाइयों को यह खबर मिली तो वे शर्मिंदा होकर उसके पास आए और उससे माफी मांगी। अजय ने मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दिया। उसने कहा, अगर उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाता। इस तरह एक अंधा युवक जिसे कभी उसके अपने घर से निकाल दिया गया था, वही आगे चलकर पूरे राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया और चंद्रपुरा नगर के लोग लंबे समय तक उसकी बहादुरी और दयालुता की कहानी सुनाते रहे।